जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी एफओ ए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनआरवी, याद है बच्चों? उसकी कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, याद है बच्चों? अच्छा बच्चों, आप इधर आए। ए। प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 जरा हमने करना है सॉल्व। क्या करना है बच्चों? लेकिन चैप्टर नंबर 3 में याद है आपको वो फॉर्मेट था एक हमारा, क्या भला? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? बोलो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो कॉस्ट ऑफ सेल। याद है? अब ये देखें, क्या था आपने? ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है जी बच्चों? ये कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ आता है जरा बताइए। ओपनिंग स्टॉक। मैं ना इसकी मैं इक्वेशन बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं? कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। पहले मैंने ऐसे लिखा था, मैं ऐसे लिख रहा हूं ना जी। ओपनिंग स्टॉक प्लस जी, अब परचेज रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं, वैसे होती हैं माइनस परचेज रिटर्न, इधर नेट कर देंगे अगर हुई तो। जी आगे प्लस कैरिज इनवर्ट। ओके सर, ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ सेल। ओके सर। अच्छा जी, कहता जी ये चैप्टर नंबर 3 में याद है ना? ओपनिंग स्टॉक जरा मुझे लिखवाते जाओ जरा चीजें। क्वेश्चन 34, ओपनिंग स्टॉक कितना है? परचेजेस जी, आगे टोटल सेल्स। सेल्स इसका इसका आंसर तो इधर आ जाएगा ना। ये सेल्स कितनी है? और कैरेज इन नहीं है ना? क्लोथिंग स्टॉक है? नहीं समझे? ओके सर, कॉस्ट ऑफ सेल बताइए। फुटो भी होना, बच्चे जल्दी करो ना यार। 1 लाख सही है। नहीं समझे? चलें आप बताएं कितना आता है। ये आएगा शायद 1 लाख। इसको नोट कर लें। आप इस तरह भी लिख सकते थे, मैंने वैसे जानबूझ के मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल जरा आपको इस तरह पक्की हो जाए जी। क्वेश्चन कौन सा है? जी कर लिया नोट? बड़ा ओके। ये रे बैठा है ब्लू सूट। ओके जी, क्या आंसर आया बच्चों?
भाई ओके, गुड गुड हो गया। अच्छा जी, जी क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों आपने करना है जी 29। व्हाट वाज द करेक्ट वैल्यू स्टॉक आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एडजस्टमेंट? क्लोथिंग स्टॉक, क्या प्यारे दोस्तों? क्लोथिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, सही है जी। आपको पता है लोअर ऑफ होती है, याद है? एक कंपनी वैल्यू इट स्टॉक, कहता है जी इतने का, तो शुरू में किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे ना। ये कॉस्ट है, साइड पे करके लिख लो। अगर आप ना इस तरह चीजों को समरी सी बना लेंगे ना, चीजें आसान हो जाएंगी। फिर साइड पे करके लिख लो कॉस्ट कितनी है बच्चों। आगे देखना आपको, सर हमें कैसे पता चलेगा एनआरवी की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के फौरन पता चलेगा। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वन ऑफ द इन्वेंटरी आइटम इंक्लूडेड इन अबव स्टॉक, यानी पूरे स्टॉक में मसला नहीं है, इसमें से एक आइटम ऐसी जिसकी कॉस्ट कितनी है? शॉप स्पॉइल्ड, यानी जंग आलूदा होना। क्या होना? कहता जी अच्छा इसमें से, आप सुनना जरा प्यारे दोस्तों, सारी की सारी चीजें ठीक हैं, मसला कितने का है? तो प्यारे दोस्तों इसमें से कितना माइनस करूं? 35,000, सही है बच्चों? और सही है ना, इसमें मसला है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन को ना दो तरह करवाऊंगा, आपने फिर मुझे बताना है सर ज्यादा आसान क्या है जी। माइन फिर आप मुझे कहेंगे वो, फिर वही फॉर्मेट रख लेंगे। -35 कितना आया? 240। इसका मतलब है 240 तो बिल्कुल ठीक है, 240 में कोई मसला ऐसे ही है ना, यानी 240 अच्छा स्टॉक है, गुड स्टॉक। क्या? ये तो महंगा ही बिकेगा, इसकी एनआरवी निकालने की जरूरत है? इसकी तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी काफी। अब इस 35 की क्या निकालनी है? एनआरवी। इसकी नहीं निकालनी यार, इसकी सॉरी माजरत, इसकी नहीं निकालनी, इसकी नहीं निकालनी, ये निकालनी है। डन। एनआरवी इसकी बच्चों, बताएं जी कितने का बिकेगा ये? आफ्टर, कहता इट कैन बी सोल्ड 32,000 आफ्टर इनकरिंग, ये पैकेजिंग आफ्टर इनकरिंग। अब आप समझदार हैं, इधर पैकेजिंग कॉस्ट का मतलब रीपैकेजिंग कॉस्ट है, वो पहले चीज बन गई है, तैयार है। इधर पैकेजिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? रीपैकेजिंग। ठीक है जी। जंग आलूदा होगी ना तो जरी सी बात खराब होगी मेरे दोस्तों जी। अब मुझे बताएं एनआरवी कितनी है इसकी शॉर्ट फॉर्म में? 30 माइनस माइनस, भाई इधर से नेट कर दो ना, क्यों लेदा लेदा जी। बताएं कितना आता है? 30, ओके ठीक है ना जी। बता दें बच्चों कितना आ गया स्टॉक? ये देखे ना, इनका डिफरेंस ले लेना, 4500 से कम करें ना। ठीक है, वो सही है बच्चों। टोटल स्टॉक, ये टोटल स्टॉक हो गया ना, सही लिखा ना मैंने? ठीक है, वो सही है भाई। टोटल स्टॉक ये, ओ यार टोटल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये लिखेंगे अल्लाह के बंदो, ये सही वाला भी तो ऐड करना है ना, इसको आग लगा दें। नहीं समझ आई? कल भी मैंने इसी तरह ही करवाया था। इसका एक और तरीका है, अगर आप कहें तो बता दूं, फिर जैसे आप कहेंगे वैसे ही फॉर्मेट सेट कर लेंगे। एक और तरीका, क्वेश्चन है कौन सा ये नोट कर लिया? नोट करना है बच्चे, नोट करना है, नोट किया करो चीजों को जी। जो अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, आंखें खोल के बस चुप करके वही लिख दो बस 240। बुरे वाले की एनआरवी निकाल लो, खत्म होगी कहानी बस। सही है, अच्छे स्टॉक को लैदा करके लिख लो, उसने कॉस्ट पे ही आना, जो खराब है उसकी एनआरवी निकाल लो। डन। ठीक है, अगर एनआरवी इधर आती बच्चों 40,000 फिर क्या करते? अगर एनआरवी 40 आती तो क्या करते? नहीं 40 को क्यों ऐड करें, लोअर को, लोअर। हाँ तो फिर 35 ही लेते ना। अल्लाह के बंदो, इनका मसला है ना, इनका मसला है ना, लोअर लोअर, कौन सा लोअर है? और सही है, पहले देखो मसला किसका? 35 का, किसका? अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह भाई। जी अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह भाई।
सर जी वो ना क्या उसका नाम है, राजू को ना कॉल करनी है, राजू को उसे कहना सर अदनान की गाड़ी ले आए रायगंज से और मेरे वाली ले जाए। उन्हें कहना, राजू को कॉल करके कहना सर अदनान की गाड़ी ले आए रायगंज से और मेरे वाली ले जाए सर के पास, ठीक। हाँ उन्हें कहें सर अदनान से 1 बजे गाड़ी ले आए, उनसे रब्ता करके और मेरे वाली सर के पास ले जाए, ठीक है। हाँ जज़ाकल्लाह। मैं इधर के उसका नाम है रूम 13 या 14 पता नहीं कौन सा है ये क्लास में, ठीक है जी। नहीं पहले तो सर अदनान की भी तो लेके पहले मेरे वाली ले जाए और सर अदनान की ले आए मेरी। हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल 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 ऐसे 100% ऐसे ही पहले मेरी ले जाए, ठीक है। 1 बजे के करीब, ठीक। सर अदनान से रब्ता कर लेगा, सर अदनान से रब्ता कर लेगा। ओके अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई आप सुनना बात जरा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये ना 1 बजे के उन्हें कह दें सर अदनान को ना गाड़ी चाहिए, तो उनकी रिपेयर के लिए जा रही है तो मेरी फिर वो रख लेंगे, ये ना उन्हें कह दें सर को चाहिए गाड़ी। अच्छा बच्चों मेरी सुनना बात और से। प्यारे भाई 27205000 ओके हो गया सर जी, सर ओके हो गया। अच्छा आप सुनना बच्चों प्लीज सुनना गौर से। प्यारे भाई एक और तरीका है, बताइएगा जरा कौन सा सही है, आपको आसान कौन सा लगा। पहले मुझे ना आपने बताना है जी स्टॉक है कितने का टोटल, इसकी जो कॉस्ट है कितनी है 275,000। बच्चों इसके ना ऐसे ना दो अलग अलग कर लेना है आपने। इधर आपने लिखना है बच्चों गुड, क्या लिखना है, सॉरी इधर आपने लिखना है गुड गुड क्या, और इधर लिखना है डैमेज क्या, ठीक है। एक तरफ गुड को रखना है एक तरफ, अच्छा जी। फिर इसकी क्या बनानी है बच्चों इधर, फिर इधर रखनी है इसकी कॉस्ट, क्या रखनी है, इधर रखनी है एनआरवी क्या, फिर जो दोनों में से लोअर है वो सिलेक्ट कर लेना है, डन। अब देखें गुड की कॉस्ट कितनी है, इसकी कितनी है डैमेज, मैंने कॉस्ट लिख दी, पहले क्या लिख दी, मैंने कॉस्ट लिख दी, क्या लिख दी बच्चों बोलो कॉस्ट। अब इसकी एनआरवी तो भाई जारी सी बात है ज्यादा ही होगी ना, ये तो 240 से ज्यादा होगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो फिर आएगा ही इस पे, सही है। लेकिन लेकिन प्यारे दोस्तों इसकी एनआरवी कितनी है आपने अभी निकाल ली है जी, माइनस इसकी कितनी है 30,000। सर ये गुड गुड हो गया, डन है। तो इधर से लोअर क्या है जी, तो दोनों को ऐड कर लें, ये लोअर है, दोनों को ऐड करें बच्चों क्या आया प्लस, बताएं जी ₹2। ओके सर ले ली, बताएं सही है ये या वो ऊपर वाला सही है ऊपर वाला सही है, ठीक है ठीक है। अब इसी इसी तरह करने हैं, देखो बच्चों देखो ऊपर वाला आपको समझ आ गया, ये जो है ना ये किसी को समझ आता है नहीं आता, बहरहाल इस फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है चाहे जितना भी मुश्किल हो, ठीक है। ऊपर वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो देख लो मैं वैसे पहले मैं इस तरह करवाता होता हूँ क्वेश्चन जी, लेकिन लेकिन इस दफा मैंने कहा यार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इस तरह करवा देता हूँ जी, लेकिन रखना एक ही फॉर्मेट है, एक ही। आज बता दो ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला सही है, ठीक चले ठीक है बच्चों, बस फिर भूल जाओ नीचे वाले को, डन है। लो जी अच्छा, अच्छा बच्चों आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ बच्चों, आपसे घर में मशवरा लिया नहीं कभी किसी ने, और इधर जी क्वेश्चन नंबर, घर में कोई आ जाए वो कहते हैं जाओ बेटा जरा मेहमानों के बच्चों को खिलाओ, जाओ जाओ बेटा ये शोर कर रहे हैं जी, इधर देखो हाँ वही ना, द कॉस्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यार ये हमने किया था चैप्टर 6 वाली बातें हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड, ये देखें लिस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर लिखी होती है,
ये 9 लाख रुपया। ट्रेड डिस्काउंट कितना? तो डायरेक्ट नहीं, माइनस क्या करना, डायरेक्ट 95% कर दो ना। कितना आया? प्यारे भाई, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी ऐड करो, एडजस्टेबल टैक्सेस, रिफंडेबल ये तो नहीं ऐड होने ना, कैरिज इनवर्ड ऐड करो, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट तो पहले एमसीक्यू दिया था, सेलिंग कॉस्ट को ऐड नहीं करना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। जी बताएं यार, ये ऐड होगा, ये इसके बाद ये 1 लाख ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, यानी यानी लिस्ट प्राइस ये वाली रेट डिस्काउंट के बाद वाला, बच्चों ये कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी और कैरिज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्या मेरी बात नहीं समझे आप? ठीक है जी बच्चों। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात इधर देखें भाई, थोड़ी सी बात सुनना जरा बच्चों। ये ना क्वेश्चन है जी आपके सामने जी 21। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है, हम अपने ना बच्चों चीजों को हमें काउंट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? इसे कल कहते हैं जी फिजिकल काउंट या वर्चुअल काउंट, सही है बच्चों? ऑनलाइन करना या जाके चीजों को गिनना। प्यारे दोस्तों, इससे होता क्या है, चीजों को गिनने से चीजें पता चल जाती है ना कितनी पड़ी हैं। हम साथ साथ भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्यारे दोस्तों जाके फिर गिनते भी हैं। तो जितनी चीजें हमारे पास पड़ी हमारे रिकॉर्ड में भी उतनी आनी चाहिए ना। ऐसी है, ऐसी है ना। अगर इतना ये नहीं आ रहा, इसका मतलब है चोरी होगी चीजें, इसका मतलब है चीजें चली गई स्टोर से जहां चीजें पड़ी हैं, लेकिन हमने सिस्टम में रिकॉर्ड, या सिस्टम में रिकॉर्ड की लेकिन चीजें अभी उधर ही हैं और डन है ना। इस तरह भी हो सकता है। अच्छा ये चैप्टर हमारा है चीजों की आनियां जानियां, स्टॉक, सही है इधर, सही है जी। तो ख्याल करना है जरा, कहता जी व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर डिफरेंस इन इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री का जो अकाउंट बनाते हैं प्लस माइनस वो जो आप रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं, एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, इधर अकाउंट है जहां आप ना डेबिट क्रेडिट करते हैं, जहां क्या करते हैं, और काउंट का मतलब है गिनना, क्या करना जी, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, गिनती, क्या लो बच्चों बताओ दोनों में क्यों डिफरेंस आ रहा है जी, बताएं सोच के। थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, सिंपल बात है, डिफरेंस आएगा बच्चों, चोरी होगी। भाई देखो ना, रिकॉर्ड में चीजें पड़ी हैं लेकिन फिजिकली पड़ी नहीं है, क्या था जी। और अनरिकॉर्डेड डैमेज ऑफ गुड्स, अनरिकॉर्डेड डैमेज ऑफ, अनरिकॉर्डेड डैमेज ऑफ गुड्स का मतलब है खराब चीजों को हमने बोलो जी रिकॉर्ड ही नहीं किया। अनरिकॉर्डेड क्या बच्चों जी, अनरिकॉर्डेड डैमेज ऑफ गुड्स, तो करो ना भाई रिकॉर्ड, उनको खराब हो गई हैं चीजें, सिस्टम से बाहर निकालो। फेलियर टू रिकॉर्ड एन, स्टोर से चीजें चली गई तो काम करो ना भाई, नहीं किया तो डिफरेंस तो आएगा। कैश पे टू सप्लायर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये भी रीजन है। इसमें इन्वेंट्री का काम इससे ज्यादा होना तो नहीं है ना, ये तो कैश का मसला है। किसका मसला है? फेलियर टू रिकॉर्ड रिसीट, रिसीट का मतलब है चीजों का आना, इस चैप्टर में रिसीट का मतलब क्या है? आना, चीजों का आना, क्या चीजों का आना। तो ये सारे रीजंस हैं, ये भी है ये भी है ये भी है, ये नहीं है बच्चों कैश पेड। भाई इन्वेंट्री का ताल्लुक कैश पेड के साथ तो नहीं है ना, मतलब कैश पेड के साथ ताल्लुक तो है लेकिन चीजों का कम या ज्यादा होना कैश पेड के साथ ताल्लुक तो नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था 19 नंबर, कल करवा दिया था ना। 7,000 है जी ये कॉस्ट, एनआरवीज की मैंने आपको बताई थी 10,000 ये, और कहता जी चीज को बेचने का खर्चा कितना, ओहो, माइनस, तो भाई कितना कॉस्ट कितनी थी, और दूर दूर 7,000, और ये नहीं समझे बच्चों, बताएं जी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, लोअर ना, लोअर बच्चों ये कल सिखा दिया था, याद है? नहीं समझे, नहीं समझे ना, ठीक है। अच्छा जी, ये समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कहता जी व्हाट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब है
एक यूनिट की कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 2, इन अकॉर्डेंस विद बोलो शाबाश जी। बच्चों बात समझ आई है? अब सुनना जरा बच्चा, सुनना गौर से। क्या था आर्टिसन परचेज कहता कितने यूनिट्स 500, कितने बच्चों ऑफ प्रोडक्ट के फ्रॉम कराची एट कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? विच इंक्लूड्स, इसमें शामिल है। अच्छा एक कोई ऐसा एक कोई ऐसी कॉस्ट जो बिला वजह शामिल हो जाए तो फिर उसको माइनस करना पड़ेगा ना। विच इंक्लूड्स 10% एडजस्टेबल सेल टैक्स, इसके अंदर शामिल है 10% टैक्स जो कि एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है। क्या होना चाहिए? उर्दू में लिखें, तुम तो गलती से ऐड हो गए हो, तुम तो गलती से बोलो ऐड हो गए, तुम्हें माइनस करना पड़ेगा तुम तो गलती से ऐड हो गए हो, तुम्हें तो माइनस करना पड़ेगा जी। लिख बबलू लिख जी, जी गलती हो गई है जी, वो तो चलो जब होना था हो गया जो। चलो इधर देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट कितनी प्यारे दोस्तों बोलो? कहता वॉज पेड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट प्रेजेंट लोकेशन। प्यारे दोस्तों अब जरा मुझे आप सारे बच्चे बताएं, माशाल्लाह समझदार हैं प्यारे भाई, ये 40,000 एक यूनिट को लेके आने का खर्चा है भाई। एक यूनिट जो 550 का है जिसमें 10% गलत अमाउंट भी शामिल है, तो ये 40,000 एक यूनिट को लेके आने का खर्चा है। कितने यूनिट्स को? सही है। और कहता जी विच इंक्लूड 3,000 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एंड सेलिंग कॉस्ट कितनी बच्चों? ये तो गलत है ना। इसमें से सबसे पहले 40,000 में से इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बिल्कुल ठीक है, 7,000 क्या करेंगे आप लोग बिला वजह, ये 33,000 ये डन। लेकिन ये टोटल है, क्या है? अब इधर देखिए मैं आपको फॉर्मेट बनवा देता हूं बच्चों इसका, आप और भी तरह कर सकते हो, मैं जरा इस तरह, इधर देखें जी। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों बोलो? परचेज प्राइस, क्या बच्चों बोलो? मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो आगे भी इंशाल्लाह काम आएगा, ठीक है ना जी। लो बच्चों इधर देखो इधर, ठीक है बच्चों। और हेडिंग दे दो प्यारे दोस्तों, कॉस्ट पर यूनिट, क्या बच्चों हेडिंग है? परचेज प्राइस। बच्चों बताओ जी 550 कितनी प्यारे भाई? इसमें 10% क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? अच्छा अब देखें, एक चीज ना आपको 500 रुपए की मिलनी है, लेकिन उसमें 10% टैक्स शामिल है, तो वो चीज 110% है। कितने परसेंट है? यानी जो चीज, ये चीज की प्राइस है मिसाल के तौर पे जी, मिसाल दे रहा हूँ जी 80, ये 100% है ना। इसमें आजकल टैक्स 17-18% चल रहा है, तो 17-18% टैक्स शामिल कर दिया, तो ये चीज 117-18% पे आ गई। सही है ना? और सही है। अब ये 110% पे पड़ा है इस क्वेश्चन के मुताबिक, इधर 10% टैक्स है। परचेज प्राइस क्या बच्चों बोलो? ये चेक करें 550 डिवाइडेड बाय, ये कितने परसेंट पे पड़ा है? ये 110 है, 110 हिस्से हैं इसके, कितने हैं? हमें तो एक्चुअल कॉस्ट चाहिए ना 100, क्या चाहिए? ये तो बिला वजह जो टैक्स है वो तो क्या करना है, यहां से माइनस कर दें या डायरेक्ट 100 कर दें, क्या कर दें? एक ही बात है दोनों की। आप बेशक 10 पहले 550 लिखें, फिर उसमें से 10% माइनस करें। 10% ये भोंगों की तरह माइनस नहीं करना, इस तरह नहीं माइनस करना, ये गलत है भाई। ये 110% पे पड़ा है, ये देखें इधर कॉस्ट, इसमें ऐड क्या करते हैं बोलो? टैक्स। क्या करते हैं? अगर ये 100% कॉस्ट है तो 20% टैक्स है, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 120% बनी ना, या 110% बनी अगर 10% है तो। अब प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर मेरे पास जो अमाउंट है ना वो टोटल की है, कौन सी है? तो 550 क्या प्यारे दोस्तों बोलो? डिवाइडेड बाय ये कितने परसेंट है, इसमें सेल, इसमें टैक्स शामिल है कि नहीं शामिल है ना? कितने परसेंट? 10%। तो ये 110 पे पड़ा, मैंने डिवाइड 110 से करके, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एक्चुअल कॉस्ट चाहिए ना। ये दो तरीके हैं, या तो 550 में से 10% माइनस कर दो, ये तो ये आ जाएगा, या फिर क्या करो डायरेक्ट डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बताओ, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई? 500। तो फिर भी सही है, डायरेक्ट नहीं करना।
वो ये नहीं करना भाई, ये पहले बता दिया, ये नहीं करना। वो मैं ये कह रहा हूँ 550 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह करना है। इस तरह कर लो 50 ही आएगा। ये 110% पे पड़ा है, जो आप रेट लगा रहे हैं वो 100% है, वो गलत है। क्या है भाई, सही है ना? इस तरह करना है, इस तरह। ये टैक्स जब शामिल किया तो 110% पे आ गई चीज ना जी। बच्चों सही है, इसको याद कर लो बस। ये 10% शामिल होने के बाद कितने पे आ गया? 110 पे। कितने पे आ गया? मल्टीप्लाई बाय 100 करना। क्या करना? आगे बोलो, शाबाश, आगे बोलो। आगे ऐड क्या करें? ट्रांसपोर्टेशन एंड, भाई वो तो मैं 33,000 ऐड कर दूं इधर? क्या करूं? डिवाइड बाय कितने यूनिट्स हैं? कितना आया? ये कॉस्ट आ गई। क्या आ गई बच्चों? ये अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन कितने क्वेश्चन का? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भाई बात समझ आई कि अगली भी गई जी? बच्चे सही है ना? बच्चे सही है? डायरेक्ट जो बच्चे 550 पे 10% लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना अल्लाह के बंदो। जब आप डायरेक्ट 10% लगाते हैं, इसका मतलब है चीज 100% पे है। कितने पे है? ये याद रखना, ये मैथमेटिक्स का उसूल है बच्चों। जब आप डायरेक्ट परसेंटेज लगाते हैं किसी चीज पे, इसका मतलब है वो 100% पे, 100% पे पड़ी है। ये तो 110 पे है, ये तो रेट लगेगा ही नहीं इस तरह। वो ठीक है भाई, समझ आ गई? बच्चों नहीं समझे? समझ आ गई है? ये 10% टैक्स बिला वजह ऐड किया, उसको रिवर्स करना है। लेकिन ये 550 100% नहीं है, बल्कि कितने परसेंट है? तो इस तरह करके करना पड़ेगा अगर माइनस करना है। तो भाई सही है। दो तरीके, 550 ऊपर रखें, लेस टैक्स कर दें जो रॉन्गली एडेड है, 50 माइनस हो जाएगा, 500 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट क्या किया? मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई 100 से किया। डन है? वो सही है। चीज की कॉस्ट हमेशा 100। डन है बच्चों जी? अब बच्चों छोटी छोटी बातें आपको समझानी है, जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों। बच्चों ये ना आना जरा इधर, आप पेज नंबर 1। बच्चों कभी कभार ऐसा होता है जी कि हमारे ना, इधर देखना भाई, ये हायर वालों का एसी है जी। हायर वालों ने एसी बेचने के लिए खरीदा। किस लिए? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ना ये चीजें उनके पास पड़ी हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? चीजें पास पड़ी हैं। प्यारे दोस्तों अब ना हायर वालों को किसी डिपार्टमेंट में एसी की जरूरत है, तो हायर वाले अपना ही एसी स्टोर, ये स्टोर है मिसाल की जहां चीजें पड़ी हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हायर वाले अपना एसी इस्तेमाल करेंगे या बाहर से कहीं ऑर्डर करेंगे? लेकिन ये तो बेचने के लिए है, इसे तो हमने इन्वेंट्री कहा। इन्वेंट्री कह लें या परचेजेस कह लें, जो भी कह लें। तो प्यारे दोस्तों बताएं, अब ये बेचने के लिए नहीं है, बल्कि हमने स्टोर से निकाला, और जब स्टोर से निकालेंगे तो इन्वेंट्री या परचेजेस पहले डेबिट करते हैं ना, अब क्या करेंगे? क्रेडिट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? शुरू में आपने एंट्री की, आपने कहा जी परचेजेस या इन्वेंट्री, दो तरीके हैं। अभी जाके हम इंशाल्लाह कल या परसों से पढ़ेंगे जी। इन्वेंट्री को, चीजों को रिकॉर्ड करने के, बेचने वाली चीजों को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम हैं। कितने? एक है परपेचुअल और एक क्या है? पीरियोडिक। एक में परचेजेस डेबिट करते हैं, कैश या बैंक क्रेडिट, और दूसरे में कैश या बैंक तो क्रेडिट ही करते हैं, लेकिन डेबिट करते हैं इन्वेंटरी। क्या करते हैं? ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह।
अब जब प्यारे दोस्तों चीजें चली गई, चीजें तो इन्वेंट्री या परचेजेस तो क्रेडिट, स्टोर से तो चीजें चली गई, सवाल ये है डेबिट किसे करें, डेबिट किसे करें, डेबिट किसे करेंगे। अब ये चीजें गई कहां है, चैरिटी एक्सपेंस है नहीं, आपने क्या उसका नाम है जी किसी को दे दी नहीं, ये तो अपने ऑफिस में है ना, क्या करें, कहां गई हैं, पक्की पक्की अपने पास रखनी है आपने, ऑन यूज, हेड ऑफिस में, एडमिन में। प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब ये पढ़ना मेरे साथ। मिस्टर बिलाल इज अ ट्रेडर एंड डीलिंग इन एसी, इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। ही यूजेस एसी इन हिज इनटू हिज, मिस्टर बिलाल एसीओ में डील करता, ही यूज्ड, उसने यूज कर लिया इसी अपने ही ऑफिस में। सो पास डबल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, एसी कहता परचेज किया था 1 लाख पे, तो बता शुरू में परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट की, और परचेजेस या इन्वेंट्री, बच्चों उसका काम है ना एसीओ को बेचना, बच्चों ये उसने किया डेबिट कितने से, और क्रेडिट किसे किया, कैश, या बैंक या पेएबल जो भी है। अब उसने क्या किया, अब ये चीजें कहां पड़ी हैं बताएं, स्टोर में, कहां पड़ी हैं, चीजों को निकाला, परचेजेस या इन्वेंटरी क्रेडिट कर दी और एसी को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्त, वो सही है, सही है बच्चों, और सही है। इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो कर ली, अब रिक्लासिफाई करना। रिक्लासिफिकेशन का मतलब मैं आपसे कहूं भाई ये जो चेयर पड़ी है ना, इसको इस कमरे में लाके रखा गया, ये कृष्ण की ऑनरशिप है जी। ये प्यारे दोस्तों मिसाल दे रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, या मिसाल के तौर पे हमारा काम ही चीज कुर्सियों को बेचना, इसी से ही चल रहा है जी, हमारा काम ही बच्चों क्या है, कुर्सियों को बेचना। प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री या परचेजेस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, मैं कहता हूं इस कमरे से निकालो, फलां कमरे में रख दो। अब दोबारा आपने क्लासिफिकेशन वाली एंट्री नहीं करनी, अब आपने हेर फेर करना है, आपने कहना इस कमरे से कुर्सी बोलो कम क्रेडिट और उस कमरे वाली कुर्सी डेबिट। सही है, मैंने भी तो यही किया ना, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड बढ़ा दिया, एक हेड क्या कर दिया, समझ आई बात, आगे सुनना। इन केस ऑफ परपेचुअल सिस्टम, इन अगर अगर आपसे कह दे परपेचुअल सिस्टम है, ये क्या है मैंने भी नहीं समझाया, कल समझाऊंगा। अगर है परपेचुअल सिस्टम क्या है, तो इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, और अगर है पीरियोडिक सिस्टम क्या है, फिर किसे कहते हैं, परचेजेस। ये समझ आई, बस इतना समझना, टाइम मिला तो मैं 5-6 मिनट इस पे गुफ्तगू कर लूंगा। फर्दर सेम है। अच्छा कहता है जब अब एसेट क्या बन गया, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बताएं, ये पेपर में सवाल आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इन्वेंटरी है क्या है, या परचेजेस, ये बेचने के लिए है ना, तो क्या इन पर डेप्रिसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन तो आती है सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब पेपर में इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं ले भी हमसे नहीं होगा, ये तो इररेलेवेंट क्वेश्चन आ गया, नहीं। अब डेप्रिसिएशन याद करो क्या था, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू द यूजफुल लाइफ, 6 साल 7 साल एसेट हमारे पास रहेगा। वो अल्लाह के बंदो इन्वेंटरी क्या 6 साल, ये तो हमने फौरन फौरन बेचनी है, तो इस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं आती ना। कहता कहता फर्दर सेम है, कहता अब ये इसी नॉन करंट एसेट में चला गया ना, पीपी बन गया, क्या बन गया, पीपी, क्या बन गया बोलो, कहता अब इस पे डेप्रिसिएशन भी आएगी, सही है। अब ये देखो ये बड़ी अहम बात है, ये पेपर में क्वेश्चन आ गया ना डेप्रिसिएशन वाला इन्वेंटरी, तो ये 70% बच्चे गलत ही करके आएंगे, कॉन्सेप्ट जो नहीं बने हुए जी। तो भाई समझे हैं, चलो एक और एग्जांपल, एक से तो हमारा बनता कुछ नहीं है, एक और क्या था जी, बल्क बिल्डिंग मटेरियल। बच्चों आपको देखा होगा आपने कभी वो सैनिटरी वाली दुकान जहां सीमेंट बजरी पड़ी होती है, सही है प्यारे दोस्तों, कहता जी उनके पास ना, उनका कहा जी बल्क बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या है, इनका काम ही क्या है, ये घरों को बनाने के लिए मटेरियल जो होता है ना सैनिटरी, टाइल्स ईंट, ये चीजें इनके पास हैं, इनका काम है। यूज 5, अच्छा अगर ईंटें, अगर प्यारे दोस्तों सैनिटरी वाले जो हैं प्यारे दोस्तों, ये टाइल्स होगी, ये सीमेंट हो गया, उनको अपनी उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी है, अपनी बिल्डिंग, अगर तो ओनर ने जाती बनानी तो ड्राइंग्स, और अगर बिजनेस के यूज में कहीं लगाना है तो फिर ये प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री नहीं है, अब ये सीमेंट की बोरी, सही है। अब ये क्या होगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, सही है। हमने 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 सीमेंट की बोरियां खरीदी अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो घर की कॉस्ट बढ़ गई ना, वो जितना जितना खर्चा ऐड करता जाऊंगा, जो लेबर को पैसे दूंगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो लेबर को पैसे देंगे, जो खर्चा होगा बच्चों, जो ईंटों का खर्चा, जो सीमेंट का खर्चा, वो एसेट की कॉस्ट में, नॉन करंट एसेट में ऐड होगा।
लेकिन अगर हमने खरीदा ही बेचने की नीयत से हमारा काम, तो फिर तो नॉन करंट एसेट नहीं है ना, तो सही है। क्या था जी, बल्क बिल्डिंग मटेरियल, उसने इनका काम है जी चीजों को बेचना, सैनिटरी वाली। यूज 500 सीमेंट बैग्स फ्रॉम इन्वेंट्री, फ्रॉम यानी जो चीजें हमने बेचने वाली थी स्टोर में पड़ी थी, कहां पड़ी थी? कहता फॉर कंस्ट्रक्टिंग पार्किंग एरिया ऑफ देयर ऑफिस बिल्डिंग। कहता वो पार्किंग एरिया में ना ऑफिस बिल्डिंग, कहता वो ऑफिस बिल्डिंग में पार्किंग की जगह बनानी है, वहां इस्तेमाल कर लिया, यानी बिजनेस में किया ना। कहता जी, कहता हाउ दीज 500 सीमेंट बैग शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक में परचेजेस का लफ्ज होता है, किसका लफ्ज होता है? परचेजेस। अब आपकी क्रेडिट और नॉन करंट एसेट पीपी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट। ओके सर, ये रिक्लासिफिकेशन है। क्या है बोलो? नहीं समझे यार, बोलो तो सही। ओके बच्चों, ठीक है। आखिरी एग्जांपल, हमारे पास ना सुनना 10 एसी हैं। कितने एसी हैं? 10 एसी। कहता जी ए कितने का? 50,000। कहता टू ऑफ दीज वर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। कहता सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो है उनका काम क्या है? एसी पंखे उनमें डील करना ना। कहता हमने हमने ना स्टोर से 2 निकाले और कहां इस्तेमाल कर लिया? ऑफिस में, हेड ऑफिस में। कहां? ऑफिस का मतलब होता है हेड ऑफिस। तो बच्चों अब ये इन्वेंट्री तो नहीं है ना, अब ये क्या है? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट। तो 2, यानी पीपी में कितने चले गए? 1 लाख रुपए के। कितने के? 2 कहां चले गए? इस तरह करते हैं, 10 हैं टोटल, एसी कितने हैं? 10। आपने कहना अकाउंट, अकाउंट नहीं है एसी। 2 कहां चले गए? ऑफिस यूज का मतलब यानी 1 लाख रुपए के, ठीक है। कहता 3 वर सोल्ड, 3 कहता बेच दिए। 3 क्या हो गया? ये तो चले गए ना, ये तो सेल कर दिए। क्या कर दिए? 3 एसी बेच दिए, सेल कर दिए। जो सेल कर दिया वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे, चीज को बेचने का, ठीक है। मतलब कि 3 चले गए ना, 1.5 लाख रुपए की चीजें चली गई बच्चों, और सही है ना। अच्छा, हमने चीजों को कॉस्ट पे रखना है। कितने पे रखना है? ये 10 एसी मल्टीप्लाई बाय एक कितने का? 50,000। टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट टोटल सबकी 1.5 लाख में से 2 चले गए पीपी में, 3 हमने बेचे। तो बेचने वालों की कॉस्ट, भाई हमें पता होना चाहिए ना हमारी चीज की कॉस्ट कितनी है। सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होगी, कॉस्ट कितनी थी? जो बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 3 है ना, और बाकी जो 5 है कहता अभी भी हमारे पास पड़े हैं, पढ़ लें आगे। कहता एंड रिमेनिंग आर हेल्ड इन स्टॉक फॉर, कहता इनको नहीं बेचना, मादरत, कहता इनको इस्तेमाल नहीं करना बल्कि रीसेल बेचना है। विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, कहता सही वाला काउंटिंग ट्रीटमेंट। जी इधर देखें प्यारे भाई, ये तीसरा क्या है जी? 5 एसी, बोलो 5 एसी द रिमेनिंग, यानी ये स्टोर में पड़े हैं। कहां पड़े हैं? तो बच्चों ये कितना बना? 2.5 लाख। कितना? वो ठीक है बच्चों, बात समझ आई कि नहीं? 2 अपने हेड ऑफिस में इस्तेमाल कर लिए, पीपी बन गए। 5 अभी भी पास है, 2.5 लाख अभी भी स्टॉक है, क्लोथिंग स्टॉक, सही है। और ये 1.5 लाख कहता बेच दिए, डन, बेच दिए। सेल, सेल ये खर्चा कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं, सही है। ये कॉस्ट है इस चीज को बेचने की, सही है। प्रॉफिट 2 लाख पे बेचे, ये कॉस्ट है 1.5 लाख। बेचा बच्चों कितने के? 2 लाख, तो 50 का प्रॉफिट हो गया, डन। मिसाल दे रहा हूं, बताएं कौन सी सही बात है। चीज को 3 बेच दिए, बेचने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉस्ट ऑफ सेल, याद रखना। इन्वेंटरी इतनी, पीपी इतना, डन। ये देखें कहता एज 3 यूनिट्स हैज बीन सोल्ड, सो कॉस्ट ऑफ सेल हैज बीन इंक्रीज व्हाइल इन्वेंटरी हैज बीन, इन्वेंटरी असल में 5 यूनिट्स इन्वेंटरी से निकल गए। 2.5 लाख रुपए से इन्वेंटरी क्या होगी बच्चों? कम होगी, सही है जी। असल में तो 5 लाख थी। एज 2 यूनिट्स कहता आगे दलील बताई। 2 यूनिट्स कहता एसी जो थे, 2 यूनिट्स एसी के, कहता वो नॉन करंट एसेट हैज बीन इंक्रीज व्हाइल इन्वेंटरी हैज बीन डिक्रीज। रिजल्टेंटली कहता क्लोथिंग स्टॉक बचा कितना हमारे पास? 3 बेच दिए, जो बेचे इन्वेंट्री कम होगी ना, अब चीजें कम हो गई। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा 2 अपने ही हेड ऑफिस में इस्तेमाल कर ली। अब बचे कितने हैं? 5, तो वो इन्वेंट्री है, डन। मजेदार सा टॉपिक है ना ये वाला। जी जी, नोट करना कर लो फर्स्ट वाला।
आप मेरी बात नहीं समझे, समझ गए हो? अब मैं 2-3 मिनट है, 3-4 मिनट है, मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक परपेचुअल बताता हूँ, हल्का सा, फिर डिटेल तो कल होगी ना इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? देखो डिटेल तो कल होगी ना, वो तो डिटेल तो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, वही प्रैक्टिस करवाई, और जो नया कॉन्सेप्ट आपको पता है वो मैं थोड़ा सा आपको एक आधा नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है रोजाना, वो क्या पढ़ाया आपको, रीक्लासिफिकेशन। यार अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ाया, अब इसको पक्का कर लो ना, पक्का कर लेंगे इंशाल्लाह, जितनी काउंटिंग आगे आपने पूरी सीए में पढ़नी है ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ जी। प्यारे दोस्तों अब ये कॉन्सेप्ट ना भूले, इसको पक्का कर लो, कि मसला है तो सवाल पूछो, पक्का कर लो, पक्का पक्का कर लो इसे, क्या कर लो? एक और चीज जहन में आई, 10 एसी थे, 5 अभी भी हमारे पास है, मिसाल दे रहा हूं, 2 ऑफिस में, नहीं 12 कर लो, कितने कर लो? 5 अभी भी पास हैं, 2 हेड ऑफिस में इस्तेमाल कर लिए, पीपी बन गया, 3 बेच दिए, वो चीज को बेचने का खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल, ये एक्चुअल खर्चा है सर, एनआरवी वाला एस्टिमेटेड होता है, ये तो बेच दिए ना। 12 थे, 10 5 पड़े हैं 2 हेड ऑफिस में, और 3 बेच दिए, 5 अभी भी पड़े, 2 ड्राइंग्स हो गई, क्या हो गई आप बताओ? तो 1 लाख रुपया ड्राइंग हो गया, ठीक है? 1 लाख रुपए की क्या होगी? ड्राइंग्स। ये हेड ऑफिस में इस्तेमाल नहीं किए, ऑन ये पर्सनल, माजरत पर्सनल यूज, क्या समझ आई? चले ये जहन में बात आ गई ऐसे बस। अब इधर देखना, थोड़ी सी बात समझाऊंगा आपको, पीरियोडिक परपेचुअल, ये मैंने हल्का सा हिंट देना है बस आपको, ये कल मैंने बच्चों को समझाया था, ACCA में F3 एक है परपेचुअल सिस्टम बेटा, और एक है पीरियोडिक। क्या? पीरियोडिक का मतलब है पीरियड, क्या? पीरियड एंड, क्या? वो जो सिलेक्ट कर लिया ना, मतलब एक दफा 30 दिन, 2 महीने, 15 दिन, हम अपने स्टॉक को बार बार अपडेट करते हैं, अच्छी बात, करना चाहिए ना, स्टोर से चीजें आ रही हैं जा रही हैं, बार बार अपडेट करने को कहते हैं परपेचुअल, क्या कहते हैं? इसे कॉन्टिन्यूस मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चीजें आ रही हैं जा रही हैं, ये है पीरियोडिक। इसे कब अपडेट करेंगे? पीरियड एंड पे। कब अपडेट करेंगे बच्चों? एक ही दफा, ये हम लिखा हुआ किताब पे सारा, नाम से भी पता चल रहा है, पीरियोडिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टॉक एंड पे कितने का पड़ा कब पता चलेगा? पीरियड एंड पे। सर ऐसा क्यों है भाई? बिजनेस के पास ना, बिजनेस का बच्चों बिजनेस फैला हुआ है ना, एक ही शहर में 20-25 ब्रांचेस हैं, मुश्किल होगा ना साथ साथ जी। इधर प्यारे दोस्तों साथ साथ ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके भी मसले हैं अपने। अच्छा बहरहाल छोड़ें इन बातों को। परपेचुअल सिस्टम में जब आपने चीजों को साथ साथ अपडेट करना, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेएबल। वो कहते थे ना गुड्स परचेजेस, उसके लिए लफ्ज हम कहते थे परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने जो पढ़ा आज तक पीरियोडिक पढ़ा, क्या पढ़ा? अगर कहीं इन्वेंट्री, अगर कहते हैं परपेचुअल सिस्टम है, तो परचेजेस की जगह लफ्ज क्या आएगा? बाकी सारी एंट्रीज हुई, 100% वही एंट्रीज, सिर्फ परचेजेस की जगह लफ्ज क्या आएगा? चीजें बेच दी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इधर ना चीज को बेचने की एंट्री साथ नहीं होती, इधर तो क्लोथिंग स्टॉक, इधर तो बच्चों देखो आप ना इन्वेंट्री लेते ही नहीं, इन्वेंट्री कहती स्टॉक को, एसेट को है। इधर पीरियड एंड पे एंट्री होगी, कब होगी? साथ साथ स्टॉक अपडेट नहीं होगा ना। इधर देखें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, भाई याद रख लो, कल मैं आपसे पूछूं तो आपने मुझे बताना है कौन सा सिस्टम ऐसा है जो सेल के साथ खर्चे की भी एंट्री करता है? परपेचुअल। इधर इधर बेचने की एंट्री नहीं होती। डन, वो एंड पे एक ही दफा करेंगे। डन। शुरू में इन्वेंट्री डेबिट, कैश बैंक पेएबल क्रेडिट, इधर परचेजेस डेबिट, कैश बैंक पेएबल क्रेडिट। सेल की चीज तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, इधर भी यही एंट्री, लेकिन बेचने की एंट्री अब खुद सोचो ना, इन्वेंट्री कम होगी ना, इन्वेंट्री क्रेडिट, और बेचना कॉस्ट ऑफ सेल। डन बच्चों, इधर कोई ऐसी एंट्री नहीं है, ये याद रखना, ये याद रखना। क्या करना?
अगली बात, ड्राइंग्स कर ली, क्या कर ली, ऑनर ने चीजें, ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट। इधर क्या होगा, ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अगर फ्री सैंपल, कभी कभार होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं उनको मेडिकल रैप वाले फ्री सैंपल देके जाते हैं, सही है जी, या हमें कोई बंदा फ्री में किताबें दे जाए कि सर ये हमारी किताबें इस तरह, हम तो खैर अपनी बनाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, फ्री सैंपल, तो बच्चे वो असल में उन्होंने मार्केटिंग की है, क्या, मार्केटिंग पर्पस के लिए। ड्राइंग्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, जिसे फ्री सैंपल कहते हैं, या चैरिटी दे दी, या क्या दे दी, चीजें उठा के ऐसे चैरिटी। तो बच्चों एक्सपेंस है, ये क्या है, ये दोनों एक्सपेंस है और ये ड्राइंग्स, चीजें, ये एंट्री डेबिट और ये तीनों चीजें डेबिट, और इन्वेंट्री, चीजें तो कम होगी ना, इधर भी सेम एंट्री लेकिन परचेजेस, अब चीजें इन्वेंट्री से निकल के पीपी में आ गई, रिक्लासिफिकेशन, पीपी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इधर क्या होगा, पीपी डेबिट, परचेजेस, ओके सर। और बच्चों इधर देखें, इधर प्यारे दोस्तों, जब चीजें खरीदते हैं तो कैश या पेबल डेबिट, नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये रिटर्न की एंट्री है, परचेज रिटर्न की। प्यारे दोस्तों, परचेजेस क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कैश, या अगर आपने दुकानदार को पैसे दिए तो आपने एंट्री की परचेजेस डेबिट, और बच्चों बोलो कैश क्रेडिट। अब उल्टी एंट्री, अब दुकान पे चीजें जाके वापस की तो परचेजेस क्रेडिट, जिसे परचेज रिटर्न कहते हैं, और कैश डेबिट। और अगर एंट्री की थी चैप्टर 2 में बच्चों, परचेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ट्रेड पेएबल, सही है ना। तो प्यारे दोस्तों अब उल्टी एंट्री, ट्रेड पेएबल डेबिट और बच्चों पेएबल, सॉरी, ट्रेड पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न। इधर परचेज रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा, सेम एंट्री, ओके ओके ओके। ये एंट्रीज आपने की हैं पहले सारी, सिर्फ आज मैंने लफ्ज आपको इन्वेंट्री का नया बताया, तस्वीर ले लें। ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, क्या बच्चे बोलो, ड्राइंग्स डेबिट, क्या बच्चे बोलो, और इन्वेंट्री क्रेडिट, इधर परचेजेस क्रेडिट। अगर मार्केटिंग एक्सपेंस कर दिया, फ्री सैंपल दे दिया, तो फ्री सैंपल एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इधर फ्री सैंपल एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अगर चैरिटी में भी चीजें बच्चों देते हैं ना, तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, सही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा ना, और इन्वेंट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इधर क्या होगा, सिंपल, सही है, एक्सपेंस डेबिट और, सही है बच्चों, डन, ओके। मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री का फर्क है, लफ्ज का फर्क है, डन। किस सिस्टम में आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट के तौर पे, इन्वेंटरी एसेट होता है ना, किस में एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, शुरू में पीरियोडिक, याद रहेगा। कल मैं फिर आते इंशाल्लाह इसी पे बात करूंगा, डन। अल्लाह हाफिज।